जब मैंने पॉडकास्ट टॉप 1 में नहीं था, टॉप 5 में रखा आपने. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी बैक टू अर्थ विद अ बम्प. थैंक यू. सो 1 मार्क्स फॉर ऑनेस्टी. तो थैंक यू सो मच कि आप आए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके मैं शॉर्ट्स, आपके पॉडकास्ट को हमेशा फॉलो करता हूँ. वाई? बिकॉज सर आई डोंट कम फ्रॉम जर्नलिज्म, आई एम अ टीचर. तो टू हैंडल कैमरा एवरीथिंग पॉडकास्ट, बहुत गालियाँ पड़ती हैं सर मुझे कि सीख ले पहले क्वेश्चन पूछना. तो अगर मेरे से कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कर और दीजिएगा. अगर मेरे आंसर में भी कुछ गलत हो तो आप भी माफ कर दीजिएगा. थैंक यू सर. स्टार्ट करते हैं सर. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. स्टार्ट करते हैं मेरी जिंदगी के साथ. जी सर. रेडी? जी. बताएंगे. चलिए, सबसे पहले ये बताता हूँ हम्म. कि मेरा नाम दीपक वोरा है. जी. मेरी 52 साल मुझे हो गए हैं डिप्लोमेसी में. मेरी उम्र 74 साल की है और मैं अभी भी वेरी गुड लुकिंग हूँ. थैंक यू वेरी मच. आप लोग सब मेरी तरफ देखिए, मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ. और सर आप टॉल भी हैं. और 6 फुट 2 इंच का अभी तो बैठा हुआ हूँ. हाँ. मेरे फादर जो थे उनका परिवार गजनी अफगानिस्तान से था, इसलिए मैं पश्तून हूँ. 50% पठान. ओके. मेरी मदर का संबंध सिख परिवार से था, तो 50% मैं सरदार भी हूँ. और जब सरदार और पठान का खून मिलता है तो रिजल्ट कैन बी डेवस्टेटिंग. बड़ा खतरनाक हो सकता है, बड़ा डेंजरस कॉकटेल. आई एम अ सनातनी एंड ग्रेटली अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म. मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इतना कुछ मैंने पहना हुआ है. आप लोग सवाल पूछते होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, तो इतना बता देता हूँ. ये मेरे गुरुओं ने दिया है. बहुत ही ज्ञानी ध्यानी लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, महात्मा लोग तो कोई दे देते हैं. मेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ है इससे, बल्कि अगर हुआ है तो फ़ायदा ही हुआ है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मैंने पढ़ाई की थी दिल्ली में, फिर मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज से मास्टर्स किया, फिर मैं फ्रांस गया, वहाँ पढ़ा, और उसके बाद फॉरेन सर्विस 1973 में ज्वाइन. हाँ, इन बिटवीन कमर्शियल फिल्म्स में भी काम किया था, जो आजकल कोई देखता नहीं. 1972 की बात कर रहा हूँ. वो दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी. थैंक यू वेरी मच. अभी तक पैसे भी नहीं दिए मेरे को. खैर, जो कहानी थी वो चली गई. अब आप पूछ रहे हैं इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में. वो पीओके नहीं है. नहीं सर, अभी वो स्टोरी कंप्लीट नहीं की आपने. सो फेल्ड एक्टर. वो टोटली फेल्ड एक्टर, फेल्ड कमर्शियल फिल्म प्रोटैगनिस्ट, वो टोटली फेल्ड. फिर मेरे को जब विदेश मंत्रालय का इम्तिहान देना था, मेरा दिल करता था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊं, प्राइवेट सेक्टर में. तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती थी. अच्छा. और कॉलेज से बहुत से लोग उधर भी जाते थे, तो मैंने इंटरव्यू भी दिया. एक दो बड़ी बड़ी कंपनियों का, सिलेक्ट हो गया. लेकिन मेरे घर में एक एडोल्फ हिटलर की लाइन से एक व्यक्ति थे. माय फादर इज वेरी नाइस गाय बट वेरी टफ. तो बोले नहीं, सिविल सर्विस का इम्तिहान दो. So he was taller than you? No, my father wasn't that tall. He was 5'8". अच्छा. My late father. तो फिर क्या हुआ कि जब I decided to join the private sector, he said, इम्तिहान लिख दो. How does it make a difference? हाँ. तो मैंने लिख दिया और पूरी कोशिश की कि फेल हो जाऊं. और मैं आई थिंक आई हैड गॉन आउट ऑफ टाउन एट दैट टाइम. मैं बात कर रहा हूँ 1972 की. 72 में मैंने कॉलेज ख़त्म किया. 1 साल 1973, 1 साल का गैप होता है बिटवीन द टाइम यू राइट द एग्जाम एंड यू जॉइन. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड 72 to 73 मैं पढ़ा रहा था सेंट स्टीवंस कॉलेज में. आई टू टीच इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स वॉज माई पैशन. तो मैं बाहर गया हुआ था. जब वापस आया तो डैड वॉज देयर हैविंग हिज वट एवर, शाम को जो उस टाइम के लोग लेते हैं. एंड देन ही कॉल्ड मी, ही सेड, दीपक कम हियर. आई सेड, यस डैड. ही सेज, यू नो, आपका रिजल्ट आ गया. मैंने कहा मार पड़ी कि फेल हो गया हूँ. दीपक, यू हैव कम फर्स्ट इन द एग्जाम. व्हाट? गलती होगी डैड, रीड इट. सो आई वाज फर्स्ट अमंग द मेन इन माय बैच 1973. तो फिर माय फर्स्ट चॉइस फॉर द फॉरेन सर्विस. भर्ती हो गया. और तब से जितनी देर रहा सर्विस में, 38 years, totally useless career, no great achievement, just an ordinary son of भारत. और कुछ नहीं हुआ. लोग तारीफ करते रहते हैं, उनका बड़ापन है, बट आई नो अपनी सच्चाई मेरी क्या है वो मैं जानता हूँ. आई एम जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बट आई एम प्रिविलेज्ड, प्राउड दैट आई एम इंडियन. मैं भारतवासी हूँ. आप यहाँ देख रहे हैं, आई लव माई इंडिया. दूसरी तरफ आपने देखा, आई एम अ नेशनलिस्ट. यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है दीपक, और उसके नीचे लिखा हुआ है 2047, क्योंकि हमें ये लक्ष्य दिया गया बाय 2047 वी हैव टू बी अ डेवलप्ड नेशन. केवल 22 साल बचे हैं. मैं जिंदा नहीं रहूँगा. इफ़ आई एम स्टिल अलाइव आई विल बी 96. लेकिन
जब मैंने हिज होलीनेस दलाई लामा से मुलाकात की थी, लेह में हम लोग फंसे हुए थे, बारिश, मैं तो जाता हूँ साल में, स्पेशल एडवाइज़र हूँ कारगिल और लेह में, और फिर 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी स्पेशल एडवाइज़र। ना मैं स्पेशल हूँ, ना कोई मेरी एडवाइस लेता है, बट टाइटल है मेरे पास, और एक गाड़ी मिलती है, वो हूँ करते कोई नहीं सुनता उसकी। तो जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा, योर होलीनेस, आपने मुझे स्वीकार किया है। इन बुद्धिज्म इज़ वेरी ईजी, यू जस्ट एक्सेप्ट अ गुरु एंड यू बिकम अ बुद्धिस्ट, यू चांट एंड यू डू गुड थिंग्स लाइक इन ऑल रिलीजन्स। तो मैंने कहा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले, क्या? मैंने कहा, सब लोग चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिले, जिसे आप लोग निर्वाणा कहते हैं। आई डोंट वांट इट। सो वेरी सरप्राइज द पीपल देयर। बोले, क्यों? मैंने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे लौटना है, जल्दी जाऊंगा, जल्दी लौट के आऊंगा, अभी मुझे भारत माँ की बहुत सेवा करनी है। यू नो, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, बट जिस व्यक्ति को, हिज होलीनेस के बहुत बड़े डिसाइपल को मैंने ये कहा था, मुझे लगा कि उनकी आंखें भी गीली हो रही थी जब मैंने कहा कि मुझे लौटना है, मेरी माँ बुला रही है, मेरी माँ का नाम भारत है, आई हैव टू सर्व हर। सो दैट्स इट, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और अब जो है, मेरी एक ही पत्नी है, 48 साल हो गए हैं। इसमें हंसने की क्या बात है भाई, एक है मेरी। अब क्या हुआ था कि 48 साल पहले वो कॉलेज में पढ़ती थी, मैं भी कॉलेज में था, हमारी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब ये सब कुछ को ख़त्म किया जाए। मैंने कहा, अब तो मैं इनसे सीधा पूछूंगा कि मुझसे शादी करोगी? ये तो मना कर देगी कि मैं तो था ही बिल्कुल ही यूजलेस। तो मैंने कहा कि बताइए, उनका नाम रेखा है। तो मैंने कहा, रेखा, मुझसे शादी करोगी? बोली, हाँ। मैंने कहा, मर गया यार, ये तो फंस गया बिल्कुल। एनीवे, वी गॉट मैरिड, वी हैव 2 चिल्ड्रन, एटसेट्रा। आई हैव 2 ग्रैंडडॉटर्स। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। My mother left us when she was 96. My father left early. I have a brother and a sister. तो ये कहानी जो है मेरे परिवार की है। और मैंने फिर अपनी मास्टर्स डिग्री की, एंड इन फ्रांस एट द सोरबोन आई डिड अनदर मास्टर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन। और फिर बीच में अमेरिका में मैंने कई जगह गया। आज आपसे मैं, लेट मी बेयर माई हार्ट टू यू। प्राइम मिनिस्टर साहब तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करना चाहता हूँ। यू नो व्हाट इज इट टू बी एन इंडियन? अब मैं आपको, इफ़ यू हैव द टाइम, यस सर। अपनी थोड़ी जर्नी बताना चाहता हूँ। जी। मेरा उद्घाटन हुआ था 1951 में। आई वाज बोर्न। उद्घाटन। ठीक है सर, मैं म्यूट कर लेता हूँ माइक। क्या हो गया? चलने दीजिए, मैं तो सच बोल रहा हूँ, और जी। क्या कहना है। जी। आई हैव सीन इंडिया go through a very difficult time in the 1950s, 1960s. मैं आपको बताता हूँ बेटा कि हर चीज़ में शॉर्टेज थी। जन्म हुआ है 4 years आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द ब्रेकअप ऑफ इंडिया। जो ये बकवास करते हैं कि हम आज़ाद हुए थे, वो टोटल बकवास है। हमारा मानसिकता हमारी बिल्कुल कॉलोनियल थी, केवल मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था। काटा गया था। माई थॉट प्रोसेस वॉज टोटली ब्रिटिश। और यही बदमाश लोग हैं जिन्होंने कश्मीर का खेल हमारे साथ खेला था। देखिए, जिन्ना रहता जिंदा या जिन्ना जैसा व्यक्ति होता या नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन्होंने ठान ली थी कि भारत को तोड़ना है, क्योंकि छोटे देश को मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान होता है। ये मैंने बहुत से देशों में देखा है कि जहाँ कॉलोनियल पावर होती, जाने से पहले तोड़ जाते हैं, ताकि छोटे देश बने और उनका जो है आसानी से उनके साथ वो खिलवाड़ कर सकें। तो इन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि स्मॉलर द नेशन, द ईजियर इट इज़ टू मैनिपुलेट इट। अगर आप बड़े हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली है, भारत किसी के सामने क्यों नहीं झुकता? श्रीलंका झुक जाएगा। आतंकिस्तानी जो हमारा पड़ोसी, जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है उसका? हाँ, वही, जो भी उसका नाम है, वो सबके सामने झुकता है, क्योंकि वो ताकत नहीं है। आप देखेंगे छोटे देश जो होते हैं, दे सकम, दे बाउ टू। सोवरेनिटी नहीं होती ऐसी कंट्रीज में। सॉवरेनिटी मानते हैं बट दे Actually. कांट मेंटेन इट। तो फिर क्या होता है कि when I saw what was happening, मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम था, मुझे अभी तक याद है, इट वाज इन द 50s एंड 60s। एक तो पहली बार हमने अमेरिका से अनाज का एक लोन लिया था। आई थिंक इट वाज इन द अर्ली 50s। जी। और फिर हमने वापस कर दिया, 1 मिलियन टन या कुछ लिया था। लेकिन फिर क्या होता है बेटा कि वी वर अ मॉनसून डिपेंडेंट नेशन। और 65 में जंग लड़ी, 66 में बारिश नहीं हुई। मेरी धरती माँ भारत फटी हुई थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, गेपिंग खुली हुई थी, सूखा पड़ा था, अकाल था देश में, फैमिन। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी मिसेस गांधी जी। वो अमेरिका गई अनाज मांगने, और अमेरिकन अखबार लिखता है कि भारत की नेता भीख मांगने आई है। अरे कमीनो,
ये चीज़ें नहीं कहते। सर ये PL 480 वाला था। वही कहानी है ना, हमको 9 and 11 मिलियन टन अनाज दिया था, 90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख टन, और बड़ी कहानी बनाई। एक अंग्रेजी में कहावत है, लिविंग हैंड टू माउथ, वी यूज्ड टू लिव फ्रॉम शिप शिप टू टू माउथ। माउथ। वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय, लिंडन जॉनसन, जी हमारे दोस्त थे सब, लेकिन वो हर शिपमेंट को खुद साइन करता था कि इस जहाज को भेजो, इस जहाज को मत भेजो, एटसेट्रा। दिस यूज्ड टू गो ऑन विद दैम। जी So anyway, she went, she came back and she told P.N. Haksar साहब, जो फॉरेन सर्विस के उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो मेरे गुरु भी थे, जिनके चरणों में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा है फॉरेन सर्विस में, जी उनसे कहा कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे। और उसके बाद हरी क्रांति आई, एटसेट्रा। लेकिन एक चीज़ मजेदार, उनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका निधन हो गया था ताशकंद में। सर उन्होंने वो कहा था सर कि वो निधन था। यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग कहते मर्डर हुआ था, ये हुआ था, बट देयर इज नो एविडेंस। बहुत टाइम निकल गया। What do you feel? Personally, I think that it was a death under mysterious circumstances. Let's leave it at that. फिर लोगों ने उसका इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। उनकी जो विधवा थी वो तो शुरू हमेशा कहती रही कि it was not a natural Two death. stories only. One about Lal Bahadur Shastri ji and one about Netaji. What's your opinion? Let me come to that. हाँ. तो क्या होता है कि जब ये इशू बनता है, फूड आता है, उससे पहले शास्त्री जी ने कहा था सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाना है। आपने भूख नहीं देखी है, मैंने देखी है बेटा। 2 साल 66, 67 मेरी माँ मुझे बता दी थी, 80 मंडेज, 80 सोमवार, 104 होते हैं, 80 सोमवार मैं भूखा सोया हूं। नॉट दैट घर में भोजन नहीं था, नॉट दैट पैसे नहीं थे, पर आपातकालीन स्थिति थी। माँ तो माँ होती है, कहती दीपक खा ले। माय फादर वुड से, ये इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। 80 सोमवार मैं भूखा सोया हूं। अभी भी दिल भर आता है जब मैं याद रखता हूं उस टाइम को। आई डिड नॉट ईट। अब ये मौका था जब हम लोगों को कहा जाता है शादी हो रही है तो 20 मेहमान आ सकते हैं, बर्फी नहीं मिलती थी, दूध नहीं मिलता था समर में, टोटली एन एरा ऑफ Rationalization. शॉर्टेजेस। बहुत दिक्कत थी हमको, कुछ नहीं मिलता था। आपको गैस का सिलेंडर चाहिए, अरे तौबा, गाड़ी चाहिए, कितना वेट करना, टेलीफोन चाहिए, 15 साल वेट करने पड़ते थे। चाहे सोशलिज्म था, जो भी था। One question, is it because हमने मार्केट इकोनॉमी एक्सेप्ट नहीं नहीं किया? बेटा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से टुडे। आई एम एन इकोनॉमिस्ट। मैं अपने कई दोस्तों से पूछता हूँ कि अभी जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, विल टॉक अबाउट इट, उस वक्त क्यों नहीं आए? कहते हैं उस वक्त हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। बकवास करते हैं। भगवान ने आके तेल का इंजेक्शन नहीं दिया हमको अभी, या कोयले नहीं भर दिया हमारे, वही रिसोर्सेज थे। सिर्फ यहाँ पर हमारी मानसिकता अलग थी। इट इज व्हाट वी कॉल द डिपेंडेंस सिंड्रोम। डोमिनेशन बाय द वेस्ट, डिपेंडेंस बाय अस, कि जो अंग्रेज कहता है वो ठीक कहता होगा। चिट्ठी में भी साइन करते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, आई बेग टू रिमेन हर मैजेस्टीज मोस्ट हम्बल ओबीडिएंट सर्वेंट। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। मैजेस्टीज हम्बल ओबीडिएंट, लिखना चाहिए था आई होप हर मैजेस्टी गोज टू वेयरएवर शी इज सपोज्ड टू, ऊपर नीचे जहां भी उन्होंने। इंग्लिश में, एजुकेशन में, हर जगह ये फ्लेवर दिखता है। टोटली कॉलोनियल माइंडसेट। फिर क्या होता है, आपने एक और व्यक्ति का नाम, मैं आपको बताता हूँ। 1947 में मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था, मानसिकता बिल्कुल ब्रिटिश थी। एक चीज़ बताऊँ आपको, सुनिए ये फिगर को। दूसरे विश्व युद्ध में 1939-1945 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश एम्परर की गद्दी को बचाने के लिए। अरे मेरी क्या दुश्मनी थी जर्मनी से, मेरी क्या दुश्मनी थी जापान से, मेरी क्या दुश्मनी थी इटली से, मेरी क्या दुश्मनी थी टर्की से, कुछ नहीं थी। लेकिन मैं कॉलोनी था और मैं भिड़ गया उनके साथ। 25 लाख लड़े थे और कई मर गए। फिर 25,000 लेकर ये व्यक्ति निकलता है सिंगापुर से। 25,000 भारतवासी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिस दिन हमने इसकी मूर्ति को विराजमान किया देश की राजधानी में, उस दिन मेरा ज्ञान भी आज़ाद हुआ, क्योंकि मुझे स्कूल कॉलेज में बताया जाता था ये बड़ा बदमाश था, ये ब्रिटिश सरकार की मुखालफत करता था, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, उनकी ट्रायल्स भी हुई थी रेड फोर्ट वगैरह में। उस दिन मेरा ज्ञान आज़ाद हुआ। फिर जब चंद्रयान गया 3 साल पहले, जहाँ कोई नहीं गया था, किसी देश का यान वहाँ नहीं गया, हमारा गया पहला, साउथ पोल ऑफ द मून। उस दिन मेरा आत्मविश्वास आज़ाद हुआ। बेटा मैं नहीं जानता किसी का क्या धर्म है, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका धर्म जो भी हो आपको मुबारक हो। मैं सनातनी हूँ। जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, उस दिन मेरी आत्मा आज़ाद हो गई। अब मुझे समझ आया ये माइथोलॉजी नहीं है रामायण और महाभारत, ये मेरा इतिहास है। मैं तो जानता हूँ राम लल्ला का जन्म कहाँ हुआ था, मैं गया हूँ वहाँ पर। ये चीज़ें मैं जब देखता हूँ
तब मुझे समझ आता है कि भारत का इतिहास किस तरह से बदल रहा है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको याद होगा बालाकोट में एयर स्ट्राइक हमने की थी 2019 में, और पाटन गुजरात में इलेक्शन टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे थे। मैं एक चॉकलेट भी खा रहा हूँ साथ साथ में। क्या कह रहे थे? हमारा सिद्धांत है, हम मारेंगे घर में घुस के। आपने देखा होगा, ये बहुत इसको वायरल कर दिया गया था जो साहब ने कहा था। अब मैं बड़ा परेशान था कि ये हमारा कब से सिद्धांत बना है, क्योंकि हमारा सिद्धांत तो ये होता था कि आप मुझे यहाँ तमाचा मारोगे तो मैं बोलूँगा उस तरफ दूसरा मारो, गाना। आप मेरे पेट में लात मारोगे मैं बोलूँगा पीठ में भी लात, में जरा खा लो। लवली, एक और खाऊंगा थोड़ी देर में। फिर क्या होता है, मैं परेशान हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि जाके पीएम साहब से कहूँ चलिए कारगिल लेह में स्पेशल एडवाइजर हूँ, पर ये लेवल नहीं है मेरा कि जाके पूछूं सर ये क्या बोल रहे हैं आप, हमारा कब से ये सिद्धांत है। जी। बेटा मैं बहुत परेशान था, मुझे कोई बता नहीं पा रहा था। 25 फरवरी 2025 एक तारीख है जो मैं नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी और मैं महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर हम बड़ी अच्छी जगह ठहरे थे, टेंट सिटी में। मैं किन्नर अखाड़ा में गया था। ये किन्नर अखाड़ा उन लोगों, ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ एक महात्मा आए थे। मैं उनके पास गया, मैं कहा महात्मा जी, मेरा नाम दीपक बोरा सर, मैं आपको जानता हूँ। मैं कहा महात्मा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो बैठ के पूछूं? इसे नहीं मेरे साथ बैठे ना, आप महात्मा हैं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं आपके चरणों में बैठूंगा। बोले बोलो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे थे, और सुनिएगा बड़े ध्यान से आप लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर साहब आपने रामायण पढ़ी है। मैं कहा स्वामी जी क्या कह रहे हैं आप, गुरुदेव तो सारी हर भारतवासी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है रामायण, कौन सी बड़ी बात है, इसे सारी कहानी आप जानते हैं, अंत में क्या होता है? मैंने कहा अंत में हनुमान जी अपने आप को गिरफ्तार करा देते हैं, फिर आग लगा के वहाँ से आ जाते हैं। इसे आपने क्या बोला? मैंने कहा गुरुदेव आग लगा के आ जाते हैं। तब मुझे समझ आया, कहता है एम्बेसडर हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। देन आई अंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी परंपरा है। हमें सताओगे, अगर आपके पाप का घड़ा भर गया है हम घर में घुस के मारेंगे। दूसरी चीज, हनुमान से कहा गया था, भगवान श्री राम ने कहा था मर्यादा पुरुष ने, कि आप सीता माँ को ढूंढ के लाइए। अब वो उनके चीफ स्पाई मास्टर थे, मैं कहता हूँ अजीत डोवल के ग्रेट ग्रैंडफादर। मिल नहीं रही है सीता माँ, पूरा भारतवर्ष जा रहे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ उनको सुराग नहीं मिल रहा, कहाँ गई है। बैठे हुए हैं, फिर पता लगता है, कोई उनको बताता है, जटायु के भाई संपति, पूरी मैं कहानी में नहीं जाऊंगा, संपति कहता है कि उस तरफ एक द्वीप है, वहां ले गए। हजारों साल पहले शिप्स नहीं है, सबमरीन नहीं है, जहाज नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, जाएं कैसे? बड़े परेशान फिर से। यू नो ही गोज इन टू डिप्रेशन। ये सच्ची कहानी है, मुझे बहुत से महापुरुषों ने कहा। ही स्टॉप्स ईटिंग, कि भाई क्या मैं चेहरा दिखाऊंगा, क्या शक्ल दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान श्री राम को जो मेरे मालिक है, कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और जब डिप्रेशन में होते हैं फिर जामवंत उनके पास आता है, भालू, जिनको मैं अपनी छाती पे पहनता हूं, जो मेरा कुल देवता है। I mean, I can lift my shirt, लेकिन ladies are watching तो नहीं दिखाऊंगा। I wear a lot of stuff on my chest and जामवंत is one of the most prominent, the भालू। जामवंत उनसे कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, अरे तूने तो सूरज को निगल लिया था। अपना जनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपने आप पे भरोसा कर, जा। एक छलांग लगा के वहां पहुंच जाते। आज हमारी जिंदगी में मेरी मां भारत में एक जामवंत आया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उन्होंने मुझे मेरी ताकत याद कराई है। उन्होंने मुझे मेरा जनून, मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मसम्मान मुझे याद करा दिया है। आज मैं झुकता नहीं हूं किसी के सामने। ये इंडिया चला गया है, ये भारत है, ये अखंड भारत है, ये बहुत शक्तिशाली भारत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, वो ट्रंप साहब को गाली दे रहे थे, तो कह रहे थे कि ट्रंप साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत को बहुत गालियां देता है कि देखिए क्या कर दिया है, आप एक सुपर पावर हैं और बाकी 3 सुपर पावर्स को आपने नाराज कर दिया है। मैंने कहा कौन से सुपर पावर्स? नंबर 1 इंडिया,
भारत, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया। यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम अ सुपर पावर। ये भी आपको बताता हूँ, आपके कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें। ये जो टर्म है सुपर पावर, पहली बार इसका प्रयोग किया गया था 1944 में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, मैं उनको विंसेंट लोमड़ी कहता हूँ, नाम उनका विंसेंट फॉक्स था। जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो मैं कई उनके लेक्चर्स भी सुनता था। उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया और एक किताब लिखी थी कॉल्ड सुपर पावर, और उसमें लिखा था कि 3 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जी। बहुत सारी टेरिटरी थी उसके पास। जी। तब से आज तक क्या हुआ है, सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ब्रिटेन जाने वाला है, अब बचता है अमेरिका। अब मेरे पास एक कॉपी भी उन्होंने मुझे दी थी, मैं उनके लेक्चर्स अटेंड करता था। वो किसी प्रेसिडेंट ने किसी देश में, मैं गया था, उसने कहा जरा मुझे दो मैं पढ़ूंगा, कमीने ने वापस ही नहीं किया मेरे पास, अब आउट ऑफ प्रिंट है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपको सुपर पावर बनने के लिए ये चीजें चाहिए, और सब कुछ जो उसने लिखा है बेटा, उसने बोरो किया था वर्बैटिम फ्रॉम अनदर ग्रेट थिंकर। 2400 साल पहले मेरी मां भारत में जिसका जन्म हुआ था, उसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य। जो चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है, वो सारी चीजें इसने गिनवाई। एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, लेकिन विंसेंट फॉक्स साहब ने लिखा था सबसे पहले आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके बाद मिलिट्री। अब मैं आपको बताता हूँ, पॉपुलेशन वाइज आई एम नंबर 1, पूरी दुनिया ही स्वीकार करती है। फिर बोला कि आपकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी तो नंबर 1 है। वी आर एट द बेस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन आवर हिस्ट्री, वी हैव द फाइनेस्ट फॉरेन सर्विस एवर। हमारे आवर ऑफिसर्स आर आउटस्टैंडिंग। अपनी बात नहीं मैं कर रहा। नहीं, बट देर वाज दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वीडियोस वे मेड कि ऑप सिंदूर के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बुरी तरीके से फेल किसी हुई। को कुछ पता नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी फेल होगी। ये मुझे बताइए, अगर फेल हो मोस्टली गई इट है। वाज ऑन यूट्यूब मैं पे सुनना बना रहे थे। आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। बिफोर आई रिज्यूम। कौन से देश, लीव आउट जिहादिस्तान एंड तुर्किस्तान एंड अजरबैजानिस्तान, कौन से देश ने आलोचना की ऑपरेशन सिंदूर की? बताइए, एक ने नहीं की। फॉरेन पॉलिसी फेल होगी। फॉरेन पॉलिसी में क्या चाहते हैं कि वो अपनी फौज भेज दे मेरे साथ, खड़ा हो जाए और लड़े? मुझे जरूरत नहीं है। ये बकवास करते हैं। विच कंट्री अपोज्ड मी? नोबडी। और मैं बता देता हूँ, जिन अफ्रीकन देशों के साथ मेरा संबंध है, कि नेताओं ने मुझे फोन किया था, डिफेंस पीपल, मिलिट्री एटसेट्रा, सेइंग एम्बेसडर वेल डन। और 3 डिफेंस मिनिस्टर्स ने क्या पूछा मुझसे, मिस्टर एम्बेसडर हम लोग ब्रेमॉस कहाँ से खरीद सकते हैं? मैंने कहा अमेजोन पे ट्राई कर लीजिएगा, आपको ब्रेमॉस वहां पे मिल जाएगा। सब ब्रेमोस पाकिस्तान को भी तो चाहिए। पाकिस्तानी ने तो शब्द यूज किया, तो मैंने तो यूज भी नहीं किया। वो बेवकूफों ने बोला कि भारत ने हमें ब्रह्मोस से मारा था। मुझे तो पता भी नहीं था ब्रह्मोस है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी कि ब्रह्मोस से मारा था। यू सी, जो चाणक्य ने और कहा था, अपार्ट फ्रॉम योर इकोनॉमी, अब हमारी 3rd लार्जेस्ट हो चुकी है। हम कहते हैं 4th लार्जेस्ट, बट दैट्स नॉट ट्रू। आई बिलीव आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। मैं वेरिएबल्स के और इनवेरिएबल्स के आधार पर पीछे जाके देखता हूँ, आगे देखता हूँ। हम लोगों ने we've already crossed Germany. We are the 3rd largest. किसी दिन प्रधानमंत्री इसका ऐलान करेंगे। Then he has talked about your military. पूरी दुनिया मानती है टुडे वी आर द 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 है। लड़ना वड़ना नहीं आता, पैसे बहुत है, जहाँ जाते हैं पिट के आते हैं, मार खा के आते हैं। नंबर 2 पे रशिया है, स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। नंबर 3 पे हमें। नंबर 4 चाइना। चाइना नंबर 4 इसलिए है, 1 चाइल्ड पॉलिसी। बस यंग पीपल नहीं है, खत्म हो रहे हैं। चाइना बुढ़ा हो रहा है, तो आप आर्मी में रिक्रूट 30 साल या 35 साल में नहीं करते हैं। आप आर्मी में रिक्रूट करते हैं 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स। ये कहानी है, नहीं कर पा रहे ये लोग। चलिए, ये भी हो जाता है। देन चाणक्य टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने बात की पॉपुलेशन की, डिप्लोमेसी की, ही टॉक्ड अबाउट मिलिट्री इन इकोनॉमी, ही सेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं कैमरा की तरफ देख के कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, और आप इसको समझिएगा, और फिर मुझे बताइएगा, आप कमेंट करके बताइए, कौन सा देश है जो 30 से 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश है जो 12 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रतिदिन बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश है जो प्रतिदिन 2 नए कॉलेज खोलता है? मैं खोलता हूँ। कौन सा देश है जो 1 महीने में 3 नई यूनिवर्सिटीज खोलता है? मैं खोलता हूँ। कौन सा देश है जो 8 नए हवाई अड्डे हर साल बनाता है? मैं बनाता हूँ। कौन सा देश है जो 2 नए मेट्रो सिस्टम हर साल बनाता है? मैं बनाता हूँ। अमेरिका की आबादी कितनी है आप जानते हैं? 34 करोड़ की।
और मेरी माँ भारती के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। जब मेरा निर्माण भारत में हुआ था 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी से, आज मेरे पास 60,000 हैं, 15 लाख स्कूल हैं। यू सी द फोकस ऑन एजुकेशन। और ये बच्चे जब बाहर निकल के आएंगे, सुनामी आ रही है, सुनामी। और फिर लोग हाँ जी पर उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और टाइगर, क्यों नौकरी की बात करते हो? क्यों बनना चाहते हो जॉब सीकर? बिकम अ जॉब क्रिएटर, दैट्स द राइट थिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या क्या हम कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो ये जो है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, सारी चीजें, ऑल दी पैरामीटर्स ऑफ अ डेवलप्ड नेशन मेरे पास है। सिर्फ पर कैपिटा नहीं है, लार्ज पॉपुलेशन। Sir, it's when you are speaking, it's very difficult to ask a question. वाई? ज्यादा बोलता हूं? नहीं, वो मतलब एक ऐसा फ्लो है, मतलब कि मतलब फ्रॉम दिस पोजीशन यू गो इनटू दिस पोजीशन एंड इट्स अ स्टोरी। फिर मैं बताता हूं। रामायण को मैंने सो आपको कैमरा फ्रेंडली, दूरदर्शन। 50 इयर्स ऑफ टेलीविजन। अब मैं बताता हूं, रामायण का मैंने आपको बताया, जी वो तो मेरा इतिहास है ना जी माइथोलॉजी नहीं है। बकवास करते हैं जो कहते हैं माइथोलॉजी है। जी माइथोलॉजी उनका है। मुझे तो मालूम है राम लल्ला का जन्म कहाँ हुआ, मुझे मालूम है हनुमान का कहाँ हुआ, मुझे मालूम है जंग कहाँ हुआ था। सब कुछ मुझे पता है। इतिहास है, नेम्स हैं, फिगर्स हैं। और हनुमान चालीसा जब मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं उसको रोज, राम दूत अतुलित बलदामा, कितनी ताकत है उसमें। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखो जरा, अंजनी का बेटा और पवन का बिलवड स्मॉल किड। रामदूत अतुलित बलदामा विद सुप्रीम पावर। ये भगवान श्री हनुमान है। अब मैं आपको महाभारत के बारे में एक चीज बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना माइथोलॉजी, जो बकवास करते हैं, द ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट हमारे इतिहास में भगवान श्री कृष्ण, माधव, गए थे हस्तिनापुर और कौरव से बोले कि और कुछ नहीं तो 5 दे दीजिएगा गांव। और वो कोई माइथोलॉजिकल गांव नहीं है, रियल गांव। सोनीपत, पानीपत, ये बहुत से नाम उन्होंने लिए थे, देखे हुए ओरिजिनल नेम्स। आज भी वो गांव है। नहीं दिए, चलिए, जंग होना था, निश्चय था। अब टाइम आ गया है, क्योंकि वनवास का पीरियड खत्म हो गया था, जंग होना था। तो फिर माधव गए अर्जुन के पास बोले पार्थ हथियार उठा अपने। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हथियार कहां थे पांडवों के, जो उन्होंने छुपा के रखे हुए थे ना, कि उनको वनवास का पीरियड था, टू लिव विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। एक ग्रेवयार्ड में था, शमशान घाट में था, एक पेड़ के ऊपर रखे हुए थे। गए वहां तो माधव ने एक चीज कही, पार्थ हथियार छूने से पहले महादेव को याद कर, भगवान शिव की पूजा कर। तो पार्थ अपने शस्त्र उठाता है जी माधव के कहने पर, भगवान महादेव की पूजा करके। अभी कुछ ही दिन पहले, हम 7 अक्टूबर 2025 को बात करें, कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजा की थी। ये एकमात्र सभ्यता है मेरी। हम पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। सनातनी बहुत शांत व्यक्ति है, लेकिन जब उसको ललकारते हो, हाथी को भगाना बहुत मुश्किल है। एक बार भाग पड़ता है, उसको रोकना नामुमकिन है। ये भारत की ताकत है। और फिर आपको याद होगा कि जब वो हस्तिनापुर में जाते हैं माधव, भगवान श्री कृष्ण, तो वहां पे एक शिशुपाल है, एक रिश्तेदार, डिस्टेंट रिश्तेदार, वो गाली देता है उनको। अब भगवान कहते हैं कि मेरी बर्दाश्त की हद होती है, 100 गाली मत देना। 99 पे आता है, 100वीं देने लगता है तो सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आता है। तो जो हम पूरा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, वो भी सुदर्शन है, वो हम बना रहे हैं अपने देश में। तो जब सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आता है, वो खत्म हो जाता है, जो व्यक्ति है शिशुपाल। तो भगवान श्री कृष्ण की जो कहानी है अर्जुन की, पार्थ की, जो रामायण में हम पढ़ते हैं, ये तो हमारा इतिहास है।
जी अर्जुन घबरा जाता है, घबरा नहीं जाता, ही इज़ रिलक्टेंट जब बैटलफील्ड में जाता है कि ये तो मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे अंकल हैं, कैसे लड़ूं। फिर पूरी गीता और डिस्कशन होता है दोनों के बीच में। भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं, फाइनली उसको कहते हैं, पार्थ तू कत्ल नहीं कर रहा इनका, तू वध कर रहा है, तू लड़ रहा है न्याय के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहा, तू कुछ सिद्धांतों के लिए लड़ रहा है। देन ही टेक्स अप हिज वेपन। बाकी सबको कहानी पता है। तो बेटा ये मेरा मानना है कि हमारे हर स्कूल में ये करिकुलम एक्सेप्ट होना चाहिए माइथोलॉजी का। ये बाइबल शाइबल तो सब लोग पढ़ लेते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। ब्रिटिश, जब मैंने इम्तिहान लिखा था यूपीएससी का 1972 में, मेरे सब्जेक्ट्स क्या थे? ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन लिटरेचर। और भारत कहाँ गया? थे ही नहीं पेपर, किसी ने सोचा ही नहीं था। अब तो कितने सारे पेपर्स आ गए हैं यूपीएससी के, उसमें नहीं थे, नथिंग। और ना मुझे कभी मौका मिला था इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का, बस इतना था नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, अकबर का बेटा क्या औरंगजेब, औरंगजेब का बाप जहांगीर, और इसका ये और उसका वो। दक्षिण भारत के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। कितने लोग हैं जो जानते हैं, हर्ड द नेम ऑफ राजा मार्तंड वर्मा, ट्रावनकोर के, मलाबार कोस्ट में, जब ठोकते थे अपने छोटे मोटे जो उनके इर्द गिर्द जो राज्य थे, तो ये डच लोग उस समय ये सिलोन पे इन्होंने काबू किया था, तो वहाँ से उनका संदेश आया राजा मार्तंड वर्मा को कि आप पंगा मत लीजिए, ये हमारे दोस्त हैं, ये छोटे छोटे जिनको आप ठोक रहे हैं, लिसन टू दिस। और ये 1700 कुछ की बात है, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। राजा मार्तंड वर्मा ने जवाब दिया, फिर भेजिए अपनी फौज श्रीलंका से, पहले आपको ठोकूंगा फिर आपके देश को जाके ठोकूंगा मैं। देखे, और जो डच कमांडर था ऑफ द फोर्सेस, डच आर्मी, उसको ठोक दिया, उसको बंदी बना लिया। देन ही वेंट टू राजा मार्तंड वर्मा, ही सेड, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं आपका सेवक बनता हूँ, मैं आपकी फौज को ट्रेनिंग दूंगा इन यूरोपियन, क्योंकि वो तो जंग में बहुत माहिर थे, बहुत लड़ते थे, हम लोग इतना जंग नहीं करते थे। तो फिर उसने ट्रेनिंग दी। ये है बैटल ऑफ कोलाचेल। कोलाचेल इज नाउ इन तमिलनाडु। जब भी मैं जाता हूँ वहाँ जाके मैं झुक के धरती को चूमता हूँ। पहली बार एन इंडियन आर्मी बीट अ यूरोपियन आर्मी, 1750 या उसके आसपास की, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये तो ताकत रही है हमारे देश की, हमें भुलाने की पूरी कोशिश की गई। आज जामवंत ने मुझे मेरी ताकत याद करा दिया। सर, जियोपॉलिटिक्स मास्टर क्लास शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते तो हैं। अभी तक क्या अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे क्या? सर अभी तक तो आप थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे थे। चलिए, तब तक मैं चिप्स भी खाऊंगा। डन है सर। बोलते जाइए। सर, रशिया से अच्छा कोई हमारा मित्र है? अगर आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे, सोवियत संघ हमारा मित्र था जी। और उसके रीजंस क्या थे मैं उसमें नहीं जाऊंगा जी उन्होंने कभी हम पर प्रतिबंध नहीं लगाए। जी। यूरोप ने लगाया, अमेरिका ने लगाया, कनाडा ने लगाया, जापान ने लगाए, उन्होंने कभी नहीं लगाए। 1971 की लड़ाई में हमारा समर्थन किया था। हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में, हमारा सपोर्ट किया था। उस समय रशिया था, सोवियत संघ टूट चुका था 1991 में। दे हैव नेवर लेट अस डाउन एंड वी हैव नेवर लेट देम डाउन। कभी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया कि मेरी वाइटल इंटरेस्ट को नुकसान हो। अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य क्या होता है? दो होते हैं, एक होता है आपकी सिक्योरिटी, दूसरा होता है आपका डेवलपमेंट। तो फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया का मतलब क्या है? जो लोग कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या मेरी डेवलपमेंट खत्म हो गई है? क्या मेरी सिक्योरिटी खत्म हो गई है? बेवकूफ लोग हैं, कोई आइडिया नहीं है। उनको पैसे मिलते हैं कोई वेस्टर्न मीडिया हाउसेस से कि भाई ये लिखो, वो लिख देते हैं। डू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? कोई सच्चाई नहीं है इसमें। भाई फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य जो होता है वो हमने अपनी ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी मैं बता सर, क्या आप आराम से, मतलब एज अ पर्सन हु हैज सर्व्ड, क्या आप आराम से ये डिटेक्ट कर सकते हैं या कर पाते हैं कि ये मीडिया इस इंटरेस्ट के कारण ये चीज़ें लिख रहा है? 100%। क्यों लिखते हैं अदरवाइज? सच्चाई क्यों नहीं बयान करते? इनको पता तो है, डरते हैं। यू नो दे आर फ्लस्टर्ड। भाई वन पर्टिकुलर, जैसे अल जजीरा लिखता है सर, इट हैज दिस विट्रियोल इनसाइड। टोटल, मतलब एक अजीब सा, और इंडिया पे बहुत ज्यादा लिखेंगे, कभी नक्सल बेल्ट पे लिखेंगे, कश्मीर पे लिखेंगे। इजराइल के अगेंस्ट कितना लिखते हैं, लिखने दो। उनके दिल में जो आक्रोश है उसको, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस करो। मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, यू नो मेनी बट कंट्रीज। हाउ डू यू थिंक अबाउट कि हम उनसे गैस लेते हैं कतर से,
we नहीं, वो buy. तो न्यूज़पेपर इज बेस्ड है, ओन्ड बाय कतार, बट वी डिफरेंशिएट. देखो ऐसा होता है बेटा, हाँ. देयर इज नो सच थिंग एज ए जीरो सम गेम. हम्म. मेरी फॉरेन पॉलिसी अगर मेरे सिर की तरफ देखो, ये एक मेरा कंपार्टमेंट है डिप्लोमेटिक रिलेशन, इधर है इकोनॉमिक रिलेशन, इधर है मिलिट्री रिलेशन, इधर है पीपल टू पीपल रिलेशन. तो सब अलग अलग होते हैं. आप मुझे गाली दो डिप्लोमेटिकली, मैं बड़ी मच्योर डेमोक्रेसी हूँ, मैं नहीं कहूँ इसने मुझे गाली दिया मारो इसको, Okay. कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. अब ट्रम्प साहब ने कितना कुछ कहा, उनका एक है वो ट्रेड एडवाइजर, क्या नाम है, रिपीटर बिजारो या उसका क्या नाम है, कोई बिजारो नवारो. हाँ ऐसा ही बिजारो. और फिर एक दूसरा है उनका कॉमर्स सेक्रेटरी, उसका नाम है Westnick. गावर्ड स्पुटनिक ऐसा ही कुछ नाम है उसका. हाँ वैसे ही कुछ है ना उसका, स्पुटनिक साहब, वो भी बहुत गाली देते हैं. दो यार, हमने कोई जवाब दिया शांति से. ये मेरी ताकत है भाई. कौन सा देश है जो यूक्रेन और रूस दोनों के प्रेसिडेंट से बात करके आया, बोला कि भाई शांत हो जाओ? हम ही गए नहीं हुए, वो उनकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी सिचुएशन की. हमने तो दोनों से कहा खामोश. एकमात्र देश भारत के, अभी भी वो जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है बेगिंस्की, क्या नाम है उसका, Zelensky. वही बेगिंस्की जो बेग करता रहता है, वो सर्कस में जो काम करता था वही है ना पहले जी. हाँ. तो वो कहता है कि सिर्फ भारत जो है वो शांति दिलवा सकता है इन दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के. तो फिर से हमसे कह रहा है मध्यस्थता करो. अब वो दूसरी तरफ बैठा हुआ है आपका अंकल मैकडोनल्ड ट्रम्प, कहता है मैंने इतने सारी मध्यस्थता करा दी है. अभी कुछ दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर शायद नोबेल कमेटी अपना अनाउंसमेंट भी करेगी कि किनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं. पता नहीं डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मिलता है कि नहीं. मिले तो बहुत अच्छी बात है, हम मुबारक दे देंगे. नहीं मिले तो चलिए देखते हैं क्या होता है. सो मेरा अपना मानना है कि हम लोग जहाँ जाते हैं, जो मीडिएशन तब होती है व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ सक्सेस. हम गए रूस, हम गए यूक्रेन, हमें लगा कि दोनों शांति चाहते हैं. बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया तो बदल. सो मतलब अगर अल जजीरा कुछ लिख रहा है या कोई भी लेट्स से तुर्की का TRT वर्ल्ड लिख रहा है कुछ, तो इट इज़ अ डिफरेंट वर्टिकल और टुगेदर जिसे इग्नोर किया जाता है. हाँ. बट द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी टेक इट? मतलब व्हाट डू यू वांट मी टू डू? ब्रेक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कतार? नो. जाके अजीरा को आग लगा दूं? मेरे No, अज्ञात but- लोग घूमते रहते हैं आतंकिस्तान में, मार देते हैं लोगों को, उनके एडिटर इन चीफ को मार दूं? नहीं, देयर इफ दे आर डूइंग प्रोपेगेंडा, लेट देम. काउंटर. आई डोंट विश टू डिसेंड टू देयर लेवल. देखिए ये एक चीज होती है, इफ यू आर सक्सेसफुल यू डोंट नीड टू जस्टिफाई इट. खत्म होगी कहानी. अगर आप कमजोर हैं फिर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे. मैं तो बड़ा मैच्योर मेरा सिस्टम है. हम तो चाणक्य की संतान है. हजारों साल से हम जानते हैं इंटरस्टेट रिलेशंस क्या होते हैं. भाई वो कह रहा है तो कहने दो. क्या हम कहते हैं, अगर कोई मेरी आलोचना करता है आपके सामने, जी. मेरे बारे में आपको बहुत कम पता आएगा, आपको ज्यादा पता लगेगा उस आदमी के बारे में जो आलोचना करता है. ओके. क्रिटिक, हम हमेशा कहते हैं कि भाई आलोचना करनी है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, आलोचना करनी है वो प्राइवेटली करिए, पब्लिकली अप्रिशिएट करिए उस व्यक्ति जी. जो उसकी गुड क्वालिटीज है. हम सब में बहुत अच्छाई है, सिर्फ हम कई बार उसको ऊपर आने नहीं देते. हमने इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, हम दुनिया पे काबू करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं. क्यों डोमिनेट करना चाहते हो भाई? दुनिया में बहुत जगह है. 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की, और हम, ये मेरी धरती जो है ये शायद 1000 या 1200 करोड़ को संभाल सकती है. बहुत जगह है, रेगिस्तान है, ये है वो है. सर, तो एक वीडन इंस्टीट्यूट एक रिपोर्ट लेके आया था लोकसभा इलेक्शन से पहले कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो खराब हो रही है. वो अच्छा, वेरी गुड. डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? अमेरिका में डेमोक्रेसी सही है, ब्रिटेन में सही है, फ्रांस में सही है, जापान में सही है, कहाँ सही है? नहीं, व्हेन यू सी सच अ रिपोर्ट, नथिंग. what do you see behind the report Behind the report as a is, diplomat? Behind the report is dissatisfaction, discomfort with the rise of India. हमारा एक ही जवाब है, ये बहुत लिखेंगे इनके न्यूज़पेपर्स, ये वो. ये तो शुरुआत है इसका मतलब. अभी मैं जो बता तो रहा हूँ ना, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को बेबी यूं ही चलने दे. भारत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करने दे इनको जो करते हैं. भाई
देखिए मैं आपको बताऊं, एक कहावत है जलता अफ्रीका में, जमाना आई है। हैव सर्व्ड इन अफ्रीका, हम्म, द लायन डजंट टर्न अराउंड व्हेन द लिटिल डॉग बार्क्स। बोलने दो, ये शेर आगे जा रहा है, ये हाथी आगे चल so रहा है। this is the way India behaves, like an elephant. We ignore this kind of criticism. We say nothing succeeds like success. मेरी कहानी है आप सबके सामने, आप उसको स्वीकार नहीं करते because you feel uncomfortable. Okay. आप ये ब्राउन आदमी कैसे कर सकता है, इतना आगे कैसे बढ़, देखिए हमने, अब हमें तो इसमें रंग भेद भी है 100% 25 साल हो गए हैं, हम्म, हम किसी देश से मदद नहीं लेते हैं। हम्म, 2001 के बाद हमने फैसला किया था कि नहीं लेंगे, 150 देशों की हम मदद करते हैं। टुडे आई फील सो स्ट्रांग, आई फील सो प्राउड एज एन इंडियन। में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, किसी को पैसे चाहिए तो हम कहते हैं ऑलराइट, वी आर रेडी टू फंड इट। हर जगह हम लोग पहुंच जाते हैं बिकॉज वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द गुडविल। चीन जो है वो पैसे देगा 5 गुना उससे ज़्यादा वापस माल ले लेगा आपसे, हम ये नहीं करते हैं। माई लोन्स आर सॉफ्ट लोन्स, माई ग्रांट्स आर फ्रीक्वेंट। उसके तो है ही नहीं ना, उसका भगवान तो पैसा है और मेरा भगवान इंसानियत है। ये दोनों में फ़र्क है, हम में और चाइना में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, ये अखबारें क्या लिखती हैं, क्या करूं मैं, बम फेंकूं जाके नहीं, कतर? काउंटर मतलब काउंटर इन व्हाट वे, कहाँ so लिखूंगा? they are essentially creating media houses. 100%। They are creating these institutes, then getting them funded to create these reports हाँ, on the basis of which people, you know, propaganda is built. it's the narrative that is built। Yeah. वही जो बात हम करते हैं, Yeah. सिंदूर के बारे में भी इतने की जहाज गिरा। एक तो मैंने सुना कि कोई उनका कोई चीफ था, एक तो उनके आर्मी चीफ है, क्या नाम है उसका, पिंजड़े वाली, क्या है, पिंजड़े वाली मुनरिया, मुनरिया है ना उस बेवकूफ़ नाम, ऐसा ही कुछ Field है। Marshal, हाँ, yeah. फूल मार्शल या Yeah. ऐसा ही कुछ उसका Yeah. नाम है, Yeah. पिंजड़े वाली मुनरिया। अब वो गधा जाके व्हाइट हाउस में जाके को भाषण देता है कि अगर हम, अमेरिका में कहीं, फ्लोरिडा में कहीं भाषण देता है, अगर हम बर्बाद हो गए तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अबे बेवकूफ़, कौन सी आधी दुनिया, पश्चिम वाली जहाँ अमेरिका है या पूर्व वाली जहाँ चीन है? दिमाग खराब, पता नहीं कौन सी चरस खाता है। बट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस ही टॉक सिटिंग इन अमेरिका, आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे और किसी में हिम्मत नहीं है। और फिर आपने देखा होगा, अभी फिर से गया था व्हाइट हाउस में और वो कुछ पत्थर वत्थर ले गया थे जी, हमारे रेयर आर्ट्स हैं डिब्बे में, और दिखा रहा था वो मैकडोनल्ड अंगूठियों की तरह दिखा रहा हाँ, जो देख रहा है, जैसे जोहरी जोहरी दिखाता है ना, और ये तो अब सेल्समैन बन गया। और साथ में वो खड़ा हुआ है, उसके वो क्या नाम है, वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, वो भी खड़ा हुआ है वहाँ, और वो ऐसे देख रहे हैं। शरीफ उसका असिस्टेंट लग रहा है, अब Field है ना Marshal उसका असिस्टेंट, वो तो उसके ब्रीफकेस उठाने के लिए है। नॉनसेंस। का। मेरा कहने का सर वो एक्चुअली ब्रीफ केस ही लेके आए थे अलग अलग पत्थरों का, कितना फनी लग रहा था वो, कि मेरी इनको कंट्री को खरीद लो, हमारे पास हरे पत्थर हैं, लाल पत्थर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जब मैं जिस्म त्यागूंगा, उसके मेरी एक्सपायरी डेट आने वाली है, उसके कुछ साल बाद कोई पुस्तक लिखेगा। जब आतंकिस्तान का जन्म हुआ था, लुक, दे डिडंट बिकम इंडिपेंडेंट, दे वर क्रिएटेड इन 1947, आई बिकेम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस। जब उसका जन्म हुआ तो पहले 25-30 साल तो वो बोले हम तो रियासत-ए मदीना हैं और सारी दुनिया हमारे पास आएगी, कोई नहीं गया। मोर अलीजियंस टू सऊदी अरेबिया। दे वांटेड टू बिकम रियासत-ए मदीना, वो सऊदी अरेबिया का भी बाप बनना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। बाप रे। तो क्या होता है उस टाइम में, जब भारत का बंटवारा होता है, भारत के 2 हिस्से, देयर वर 2 इंडियाज, एक तो ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश, पंजाब और बंगाल, जिनका पार्टीशन हुआ, तोड़ दिया गया। बाकी थे 565 प्रिंसली स्टेट्स, 565 प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दिया गया, भारत के साथ रहो या जाना चाहते हो जो नया हम आतंकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं, जिहादिस्तान जिसको हम कहते हैं, वहाँ जाइए। 98% सेड हम भारत के साथ रहेंगे बिफोर 15 अगस्त 1947। ऑलरेडी वो निर्णय ले चुके थे। बाकी कुछ जो बचे 12-13, उनमें से कुछ फिर हमारे पास आ गए, कुछ वहाँ चले गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो इतिहास में मैं नहीं जाऊँगा। द फैक्ट इज़ दैट द प्रिंसली स्टेट्स रियलाइज कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। अब कश्मीर का जो स्टोरी थी, दैट इज़ डिफरेंट, दैट दे वांटेड कश्मीर टू रिमेन पार्ट, टू बी विद पाकिस्तान। 2 चीज़ें थी, गिलगिट बाल्टिस्तान में एक उन्होंने सीस्मिक स्टेशन लगा रखा था गोरों ने, ब्रिटिश ने, क्योंकि एटम बॉम्ब किसने यूज़ किया था? एटम बॉम्ब
अमेरिका ने यूज़ किया था हिरोशिमा नागासाकी में, और सोवियट्स कह रहे थे हमें भी चाहिए सोवियत संघ, तो वो बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। तो ये सुनना चाहते थे, देखना चाहते भाई वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होता है कि वो भी बना रहे हैं कि नहीं। तो वो गिलगिट बाल्टिस्तान में था। और दूसरी चीज़ उनको चाहिए थी कि जहाँ एक देश पे नज़र रखें, या हम बैठ जाएं जो भारत पे नज़र रखे, अफगानिस्तान पे नज़र रखे, चीन पे नज़र रखे, रूस पे नज़र रखे, वो कश्मीर था। सो वट एवर हैपन दे वॉन्टेड कश्मीर। ये हर चीज़, हर दिन बेईमानी इन्होंने की कोशिश की। महाराजा कश्मीर को धोखा दिया, इसको धोखा दिया, उसको धोखा दिया, किसी तरह से कश्मीर आतंकिस्तान के साथ मिल जाए, लेकिन नहीं माने। बड़ी बड़ी कहानियाँ है उसकी। हमें तो पता था कि हमला होने वाला है। एक मिलिट्री ऑफिसर को खबर आई थी, उसने जाके हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को भी बताया था, सर ये खबर आई है कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो है आतंकिस्तान की फौज का, वो ऑर्डर दे रहा है कि आप लोग जाइए और बाय फोर्स कश्मीर ले लीजिए। ये बकवास करते हैं कि हम लोग मीडिएशन करेंगे एटसेट्रा। दे ऑर्डर्ड देयर मिलिट्री। पाकिस्तानी मिलिट्री तो बड़ी कमजोर थी। लेट मी कंप्लीट। पाकिस्तानी मिलिट्री बड़ी कमजोर थी। इट वाज बीइंग फॉर्म्ड। मेरी तो रेगुलर मिलिट्री थी। तो उसने ऑर्डर दिया कि जाके ले लीजिएगा और ये 22 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को आप लोग हमला करें। हमला हुआ, कश्मीर की फौजें टूट गईं, और फिर महाराजा ने कहा कि भाई भारत से मेरी मदद करो। भारत ने कहा पहले दस्तखत करो कि आप हमारा हिस्सा हैं। उसने दस्तखत किए, फिर हमारी फौज गई और उनको ठोका। अब बाकी सब इतिहास है। माई फादर ऑलवेज सेड कि जब आप बॉक्सिंग रिंग में होते हो, जो व्यक्ति दूसरे को ठोक रहा है, जो जीत रहा है, दूसरा गिरा पड़ा है, तो हम लोग सीज फायर नहीं ऑफर करते। जो जीत रहा है वो नहीं कहता अच्छा जी ड्रॉ मान लीजिए। जो नीचे लेटा वो कहता भाई कितना मारोगे, माफ कर दो। सीज फायर वो मांगता है। हमने क्यों सीज फायर ऑर्डर की? अब जो भी कहानियां हैं, इसका इसके साथ इश्क था, उसका इसके साथ इश्क था, जो कुछ है वो इतिहास का पन्ना चला गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हमने जो सीज फायर एक्सेप्ट किया, और सिक्योरिटी का यूएन नई संस्था थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, उनको तो पता भी नहीं था कश्मीर कहाँ है। उनके पास हम चले गए, और आज तक क्या कहते हैं, खता लम्हों ने की सज़ा सदियों ने पाई। आज तक हम सज़ा भुगत रहे थे। जब हमने फिर फैसला किया, बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर द फर्स्ट 30 years आई स्पेंट डिफेंडिंग इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर। वो कुछ बकवास करते थे, मुझे जवाब देना पड़ता था। अब अगर कश्मीर की हम बात करते हैं, द इशू ऑफ कश्मीर, नाउ व्हाट इज द एजेंडा? नाउ द इशू इज इंडिया इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीरियड। आप कब खाली कर रहे हैं? तो वो जहाँ जाके उठ के कहते हैं यूएन रेजोल्यूशन, हम कहते हैं पढ़े हैं आपने? क्या लिखा है यूएन रेजोल्यूशन में? यूएन रेजोल्यूशन में लिखा है 3 चीज़ें होंगी इन सीक्वेंस। पहले जो वहाँ पे कबीले गए थे, एंड ऑल दिस कबीलाज अटैकिंग इज ऑल रबिश। इट वाज कबीलाज बट इट ऑल्सो रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ये कहा कि पहली चीज़ है कि आप हट जाए वहाँ से। आप लोगों ने जो कश्मीर का हिस्सा हड़प किया, निकल जाओ वहाँ से, फर्स्ट। जी। सेकेंड, उसके बाद देयर विल बी ओनली इनफ इंडियन ट्रूप्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर। और तीसरा, फिर कोई यूएन अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को, और वो बनाएगा वहाँ प्लेबिसाइड। ये उल्टा लेते हैं कि तीसरी चीज़ पहले। हमने कहा बिल्कुल नहीं, पढ़ लो, वो तो साफ लिखा है। सो ये यूएन रेजोल्यूशन की बकवास करते हैं क्योंकि लोगों को मालूम, नोबडी इज इंटरेस्टेड। यू थिंक एनीबडी इज, यू थिंक पेरू इज इंटरेस्टेड कश्मीर में क्या होता है? यू थिंक अर्जेंटीना इज इंटरेस्टेड? यू थिंक घाना इज इंटरेस्टेड कश्मीर में क्या होता है? कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग इंटरेस्टेड थे और हमने उसको मेन स्ट्रीम कर दिया। और मेन स्ट्रीम करने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे डील इन रियल एस्टेट, हाई एंड एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो मॉडरेटली प्राइस अपार्टमेंट्स। तो बॉम्बे में मुझे बता रहे थे कि भाई एक व्यक्ति गया विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, बोला हमें अपार्टमेंट चाहिए। बोले हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपका नाम क्या है, धर्म क्या है? बोला मेरा नाम फलाना है, मोहम्मद वट एवर। तो बोले हाँ, नो प्रॉब्लम, आइएगा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं कश्मीर से हूँ। अरे नहीं, आज सुबह तो हमने अपार्टमेंट रेंट पे दे दिया। They didn't want people from Kashmir. छवि बन चुकी थी आतंकी है। Now that reputation of Kashmir is being improved. Its real reputation is coming back. नहीं तो हम लोग नहीं, हम सोच दिया था आतंकी है। Kashmir had become equated with Islamic terrorism. जो पत्थर वत्थर फेंक देते, they were taking Kashmir back to the Stone Age. अब जो मैं देखता हूँ, श्रीनगर जाता हूँ कभी, क्या खुशहाली है। G20 की मीटिंग वहाँ हुई, एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी श्रीनगर। अब तो डेवलपमेंट इज अनबिलीवेबल। नाइट क्लब्स हैं, सिनेमा हॉल्स खुल गए हैं, सारी उनके शिकारा चलते रहते हैं, फिल्में शुरू हो गई हैं, शूटिंग वहाँ पर। सो यू नो यू हैव टू, विदाउट पीस देयर विल बी नो डेवलपमेंट, एंड इफ यू हैव द डेवलपमेंट, पीस बिकम्स द डिविडेंड। ये मैंने बहुत जगह देखा है। लोग हमसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टाइन में 2 स्टेट थियरी,
ऑल राइट, आप तो जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। 2 स्टेट का मतलब क्या है भाई? एक पैलेस्टाइन होगा, एक इजराइल होगा। जी, भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट्स थे। सिंगल स्टेट था। कितने भारत जब बना है तो 2 स्टेट थ्योरी हो गई थी ना अंग्रेजों की। 3 हो गए तो कितनी अब तो 3 हो गए। कितनी दोस्ती थी उनकी? मैंने इथियोपिया, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, सूडान, साउथ सूडान अलग होता है। वो जुलाई 2011 में जो अलग हुआ, क्योंकि 2005 में समझौता हुआ। 2011 जुलाई में अलग होता है। 2 दिन के अंदर एक दूसरे पे बम फेंकने शुरू कर देते हैं। इथियोपिया, एरिट्रिया में ये देखता, मैंने चाड में ये देखा, मैंने लिबिया में ये देखा है। गुडविल कहाँ है? गुडविल तब होगा जब भरोसा हो। भाई पाकिस्तान की आइडियोलॉजी आतंकिस्तान की क्या है? इंडिया इज माई इटर्नल एनिमी। ये मैंने कब कहा टाइगर? ये तो तू कह रहा है, तू बकवास कर रहा है। तेरा दुश्मन कौन है? सऊदी अरेबिया के साथ What जाके is the agenda of Pakistan? थैंक यू वेरी मच, दे डोंट नो देमसेल्व्स। व्हाट इज माय एजेंडा? माय एजेंडा इज 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। His We are agenda going, is, हाँ, we are going towards development, हाँ, economics. उनके पास ही डजंट केयर। जब उनका मैं उनसे इंडिया सेंट्रिक है क्या मैं पूरा? 100%, वो अपना रेडार ऑन करता है, उसको भारत नजर आता है। वो कहता है भाई भारत तो मेरा इटर्नल एनिमी है, और मेरे इस दुनिया में अगर मेरा कोई महत्व है वो यही है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं 2-4 आतंकी, 2-4 2-4 हजार, 2-4 लाख आतंकी भेज दूंगा। उनका तो ये जो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, ये यूएन की जनरल असेंबली में क्या बोला आया था कि अगर आतंकी, कहने का मतलब ये था कि अगर आतंकी जो है उनको पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता तो वो लंदन में और न्यूयॉर्क में और इधर उधर फिर आप धमाके देखेंगे। कहने का मतलब अगर मुझे पंगा लोगे तो मैं फिर मुझसे पंगा लोगे, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, फिर जाके धमाके होंगे। ही इज थ्रेटनिंग द वर्ल्ड विद टेररिज्म। क्या देश है? उसकी रेलेवेंस सिर्फ ये है कि भाई देखो, तो मेरे को ज़्यादा गाली मत दो, नहीं तो मैं आतंकी भेज दूंगा। अरे पिछले साल तो 10 लाख जिहादिस्तानी चले गए थे देश छोड़ के। दे सी नो फ्यूचर। हमारे लोग तो बहुत कम जा रहे हैं, ये इलीगली गए थे, कुछ लीगली, मेजॉरिटी इलीगली टर्की के थ्रू। ये भविष्य नहीं देखते हैं। फिर मैं कई बार ये सवाल पूछता हूँ, बेटा ये सुइसाइड बॉम्बर्स आते कहाँ से हैं? आप नहीं बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। जितना मर्जी आप मुझे सनातन के बारे में बताइए, सनातन में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जितना मर्जी आप मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताइए, जूस के बारे में बताइए, हम नहीं करेंगे। Why is it that the majority of suicide bombers, overwhelming majority, इस्लामिक समुदाय से संबंध रखते हैं? Why? पूछिएगा अपने आप से ये सवाल, आप लोग पूछिएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्यों होता है। मैंने एक पाकिस्तानी से पूछा, उनके जितने एम्बेसडर्स, सीनियर पीपल हैं, जनरल्स, जर्नलिस्ट, ये वो पॉलिटिशियंस, वो सब विदेश में जाके बस जाते हैं। हाँ, अपने देश में तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि पता भविष्य नहीं है। रिटायरमेंट होते ही भागते हैं। सीधा रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही भाग जाते हैं। तो मैंने किसी से पूछा था इसके बारे में कि आप लोग अपना भविष्य कोई देखते हैं? नथिंग, वी सी नो फ्यूचर फॉर अस। दे सेड यू हैव अ फ्यूचर। 15 साल पहले तक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम मुझसे ज़्यादा थी, आज मेरी 2.5 टाइम्स दैट ऑफ जिहादिस्तान। है क्या उसके पास? कुछ नहीं। लुक एट द वे आई एम गोइंग, आई एम रेसिंग अहेड, आई एम अनस्टॉपेबल। हाथी दौड़ पड़ा है, कोई नहीं रोक सकता उसको। एंड द वेस्टर्नर्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। भाई एज एन इकोनॉमिस्ट बता सकता हूँ, अखबारों में पढ़ेंगे ना, अल जजीरा में, वॉशिंगटन पोस्ट में, गार्डियन में, ये वो, भारत में ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऑल द टाइम्स। हाँ, ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। वो 2 दिन के लिए भारत आता है, एक्सपर्ट बन जाता है। तो यार फिर मुझे तो बेटा कॉलेज वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रोफेसर ने जो मुझे इकोनॉमिक्स में सिखाया, तो मैं तो ठोकूंगा उनको, अब तो मर गए होंगे, कि साहब ये क्या साहब आपने गलत सिखाया मेरे को। जो चीज़ें ये कहते हैं होनी चाहिए भारत में, वो तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर डेवलपमेंट कैसे हो रही है? अगर सारी गलतियां हम कर रहे हैं तो फिर विकास कहाँ से आ रहा है? फिर मैं गाना गाता हूँ, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, सब कुछ गलत हो रहा है फिर भी हम आगे दौड़ रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी टुडे। जियोपॉलिटिक्स जो आप बात करते हैं, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, उसका मिक्सचर ये होता है दैट वी आर सीइंग द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन इन द वर्ल्ड टुडे आज मिडिल ईस्ट है। भाई अगर कल मान लीजिए मिसाल के तौर पर आप इजराइल को वहां से निकाल के साउथ अफ्रीका के पास रख देते हैं, क्या वहां पे शांति होगी? यासिर अराफात जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, एक लेक्चर देने आए थे, बोले जब तक इजराइल है तो हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जब चला जाएगा आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को ठोकेंगे। तो अब अभी भी तो कंपटीशन वही है ना। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने सऊदी अरेबिया के साथ पीस डील, क्या न्यूक्लियर डील कर दिया, या डिफेंस पैक्ट कर दिया। लोग ओ भारत को बहुत खतरा, किस बात का खतरा है भाई?
सऊदी अरेबिया के पास क्या न्यूक्लियर वेपन कोई है? या सऊदी की फौज लड़ने आएगी अगर हमारा पाकिस्तान के साथ जंग हुआ? उसकी तो मेरे ख्याल फौज 5,000 की एग्जिस्ट नहीं करती ना। 5,000 की फौज है उसके पास, और अगर उनको लड़ने जाना हो पहले बोलते हैं ठहरो यार, आज मेरा 3rd वाइफ के साथ हूँ, अभी 14th वाइफ से ख़त्म करके फिर आऊँगा, तब हम लोग जो है जंग करेंगे आपके साथ। देखा नहीं कि 3 साल तो वो हुती फूती जो नहीं है यमन में, हouthis, हाँ 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 हाँ, हाँ। उनके ऊपर कितने एयर रेड्स करते रहे, क्या मिला? ज़ीरो। और फिर ये जो जिहादिस्तान है, बेटा दिस इज़ समथिंग दैट योर पीपल शुड अंडरस्टैंड, जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। वो कहता है मैं इस्लामिक दुनिया का लीडर हूँ, मैं उम्मा का लीडर हूँ। अच्छा टाइगर, ये बता कि आपने नाम सुना है? आपने नाम सुना है बेटा? ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने इराक का नाम सुना है? जी सर। उसके ऊपर सद्दाम हुसैन एक होता था नेता, उसके ऊपर हमला किया था अमरीकियों ने, बोला कि इसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये है वो है। कितने पाकिस्तानी गए थे उसको बचाने के लिए? 0। आपने लीबिया का नाम सुना है? मोहम्मद गद्दाफी होता था, जी। अमेरिका ने हमला किया था, कितने पाकिस्तानी सिपाही गए थे उसको कोई नहीं, बचाने के कोई। लिए, राइट? तो सीरिया में जब हुआ, कोऑपरेटेड, अभी जब ये B2 बॉम्बर्स आ रहे थे तो कोऑपरेट कर रहे थे तो यूएस। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि तू उलामा जो कहता मैं उम्मा का रखवाला हूँ, तो कहाँ तूने कौन सी पाकिस्तानी फौज ने किसी भी इस्लामिक देश में उसकी मदद की हो? किसी की नहीं। लेकिन पैसा फेंको, तमाशा देखो। मैं तो लाहौर के वो जो भी मंडी है वहाँ पर, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, वहाँ पे नाचने वाले होते हैं, तो वही है हीरा मंडी। ये तो हीरा मंडी वाले हैं। पैसा फेंको और फिर देखो मेरी फौज कैसे नाचती है। ये अर्ली 50s में उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते थे एक मोहम्मद अयूब खान, वो अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने उनको चीज़ें दिखाई, बोले देखो ये आपकी सब चीज़ें मैं देखनी है, सीधी बात करो, मेरी फौज आपकी फौज पर पैसे लाओ। और फिर आप अमेरिका वालों, आप क्यों अपने सिपाहियों को भेजते हो मरने के लिए इधर उधर? मैं हूं ना, आपके तो बच्चे भी इतने नहीं है। मेरे तो देखिए एक परिवार के अंदर 25, 30, 40 बच्चे हो जाते हैं। भाई ये यंग जो सुइसाइड बॉम्बर्स है कहाँ से आते हैं? मुझे किसी ने बताया ये कराची के स्लम से आते हैं। 1-2 कमरे में एक स्लम में 40 बच्चे हैं। अब वो पैसा है नहीं, तो ये तंजीमें जो ये ग्रुप्स हैं, रेडिकल ग्रुप्स, जो टेरर ग्रुप्स हैं, आगे कहते हैं भाई ये लो 20,000 रुपये 4 बच्चे हमें दे दो। कहती ले जाओ जी, हम 4 और कर लेंगे। उनको फिर सुइसाइड बॉम्बर बनाते हैं। यू नो, आई डू नॉट सी अ सोल्यूशन टू दिस एक्सेप्ट द डिसअपियरेंस ऑफ जिहादिस्तान इन इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट। ओ जी, उनके साथ एंगेज करो। So do you predict 2047 से पहले a disintegration of Pakistan? यू नो, डिसइंटीग्रेशन मीन्स व्हाट? टेरिटरी को जो है पहले भी हमने तोड़ दिया था। हमने नहीं, इट जस्ट ब्रोक बिकॉज ऑफ इट्स ओन Yeah. मिस्टेक्स। हाँ. तो हमने पाकिस्तान के जो है हमने देखा है, मेरी जिंदगी में 2 टुकड़े हो गए, अब 4 हो जाएंगे। हाउ डज दैट हेल्प? द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग अलाइव टुडे, एंड आई से दिस विद टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज द पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान। वो तो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता है। सिंधी उससे नफरत करते हैं, मुहाजिर उससे नफरत करते हैं, पश्तून उससे नफरत करते हैं, बलूची उससे नफरत करते हैं, कश्मीरी उससे नफरत। क्यों नफरत करते हैं? जो वो कहता है आई एम सुपीरियर टू इतना एवरीबॉडी, क्या superiority है? कहता है ना, he has psyched तो himself they into consider themselves as superior to the Saudis, to to the... everybody। अरे, दुनिया में मैं तो अल्लाह ने मुझे ही बनाया, आप सबको तो किसी ठेकेदार ने बनाया। but they do not go for the blast. ये खुद नहीं जाते। दूसरों को भेजेंगे हमेशा, क्योंकि खरीद लेते हैं ना, बच्चों को भेज देते हैं। So this is the so how do So you अभी deal? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मतलब नहीं, but first tell me, I'm asking you this question, how do I deal with them? वो मानेगा नहीं, वो कहता है मेरी जिंदगी का सर मकसद लठ एक है। बजा के ही काम होगा। Sorry? मतलब मैं 4 देश में तोड़ दिया, so what? आपस में लड़ेंगे, that may be a great advantage. हाँ, But how the do I? smaller they are, the lesser sovereign they are, and obviously they can fight. It's a with each other. viewpoint. I don't know. अच्छा, I have a question, sir. A lot of people they say कि यार पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, अगर वो प्रॉस्पेरस रहता है तो बेटर है। Let us even donate money. वो सऊदी से जाके पैसे क्यों ले? हम ही दे देते हैं, वहाँ फ्लड्स हुए हैं। और वही हथियार के साथ, वो पैसे के साथ हथियार बना के आप ही को ठोकेगा। That also means मतलब हमें किसी भी टाइप का कमर्शियल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों? Why? इंडस वाटर्स सुन लीजिए, बता देता हूँ। ये अभी नहीं हुआ है, मैं बिस्किट भी खा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अभी से नहीं हुआ है, आप मत खाइए, मेरे लिए है। सर हमारी बेटी ने मेरे लिए बनाया, आपके लिए नहीं। आप दूर रहिए, इसको मैं अपने पास करता हूँ। क्या होता है, सिंधु नदी का जो हमने अग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, जी,
कश्मीर जब ब्रिटिश देना चाहते थे पाकिस्तान को, उनको पता था कि अगर कश्मीर नहीं जाएगा पाकिस्तान को पानी की बहुत कमी होगी। जी सारी नदियां तो वहाँ से आती हैं। जी मेरे पास तो इंडो गंजेटिक सिस्टम है। ये हो गया खोल देता हूँ। इतना बुढ़ा जरूर हूँ, इतना कमज़ोर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें डाल दो फिर, इसको संभाल के रखना, बचा हुआ है। तो क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास दक्षिण की नदियां हैं, उसके पास क्या है? उसके पास केवल सिंधु है जी और उसके पास कुछ नहीं है। अब ब्रिटिश ने तभी कश्मीर उसको देना था। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंधु नदी कहाँ से चालू होती है बताइए? मानसरोवर से, कैलाश से। मेरी माँ तो सिंधु है ना, शिव जी के आवाज से निकलती है। गंगा तो आपकी माँ है। तो ये जाती है ले होती हुई, जहाँ मैं स्पेशल एडवाइज़र हूँ, फिर जाती है IOK इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ, वापस मुड़ती है। फिर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन चलो माफ़ किया, चली जाती है एस बैंड। जिस दिन वो पानी बंद हुआ, तहलका मच जाएगा। और उनका कोई एक हजाम सेठी है, हजाम क्या नाम उसको पता नहीं क्या है वो, हजम सेठी, नजम सेठी। हाँ वही हजम करता है हाजमा सेठी, हाँ हाँ। हाजमा नहीं, हजाम है वो, बाल बाल काटता है ना। तो उसने भी कहा था अगर ये बांध बनाएंगे हम मिसाइल से तोड़ देंगे। उनका जो आर्मी चीफ है उसने भी यही बोला, ये जो फूल मार्शल है, अगर इन्होंने सिंधु को ब्लॉक किया तो इंशाअल्लाह हमारे पास इंशाअल्लाह 10 इंशाअल्लाह मिसाइल इंशाअल्लाह हैं इंशाअल्लाह, और वो मिसाइल इंशाअल्लाह उड़ेंगी इंशाअल्लाह और पहुंचेंगे। अब जिस दिन देखा बेटा, आज टेक्नोलॉजी है मेरे पास, बड़ी कॉमनली अवेलेबल है। आपको नदी को डाइवर्ट करना, हमने किया ब्यास सतलुज लिंक, ये वो, दुनिया भर में मैंने बहुत सी डाइवर्जन्स देखी हैं नदियों की। क्या होता है, पहाड़ों से जा रही है, सुरंग बनाई 30-40 किलोमीटर की, उसके बाद कनाल, कॉफर डैम बनाइए, धमाका करिए, कॉफर डैम बनेगा, पानी उस तरफ निकल जाएगा। वाटर फाइंड्स इट्स वे, फाइंड्स इट्स लेवल। अगर ये हुआ और एक बूंद पानी नहीं गया, जो हम कह चुके हैं नहीं मिलेगा इसको, वहां पे तहलका मच जाएगा। क्या होगा, पश्तून ठोकेंगे पंजाबियों को, बलोच, खैर बलोचिस्तान से नदी नहीं जाती है, वो भी ठोकेंगे, कश्मीरी ठोकेंगे, नीचे से सिंधी ठोकेंगे। पाकिस्तान इज लाइक अ रिबन, फॉरगेट अबाउट खैबर बलोचिस्तान जो बहुत वाइड प्रोविंस है, बहुत नैरो, इट्स लाइक 300 किलोमीटर है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और जियो पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं कि भारतीय सेना अगर स्लाइस थ्रू कर जाए तो मैं जाके रीग्रुप करूंगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान इज माय स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, इट्स देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। The Pashtuns hate the सर Pakistan. चाय पी रहे थे वो उस दिन, जिस दिन यूएस की एग्जिट हुई थी। वो उनका गया था ना, ISI चीफ वाज हैविंग, हाँ, आजकल कहाँ है वो चीफ? जेल में है। जेल में है। यस, सारे सपने चले गए। तालिबान मार रही है, टीटीपी मार रही है, BLA मार रही है, सब मार रहे हैं। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गया, बेदर्द जमाना जी। यू नो ही वाज, मैं बता दो बड़ी मजा चीज है, दिस इज अ फैक्ट, मेनी पीपल हैव टोल्ड मी। उसको उसके पिछवाड़े में गोली लगी थी, इसी आदमी को, उसका नाम मैं भूल गया, फैज। क्या हुआ था, ये सब करके सरकार वरकार बना के वहाँ पे जो भी करना चाहता था बना के आ गया। और फिर उसके घर में एक दिन थोड़ा बिजी था, आफ्टरनून में, उसका यूनिफॉर्म बाहर पड़ा हुआ था बेडरूम के, तो उसकी बेगम शॉपिंग करने गई थी। बेगम जब वापस आई तो देखा कि साहब के साथ एक महिला थी कमरे में, और वो कर रहे थे जो पता नहीं कौन कौन करता, क्या क्या करते हैं। तो बेगम साहबा ने पिस्तौल उठाई उस औरत को मारने के लिए, और लग गई इसको गोली। और लगी कहाँ थी? पिछवाड़े में। और खत्म होगी कहानी पूरी। ये हीरा मंडी की कहानियां हैं। हाँ, वो पूरा सर एक ऐसा मनोरंजक शो होना चाहिए, मतलब हीरा मंडी की कहानियां, हर बहुत सुनाएंगे, हर फ्राइडे रात के 9 बजे, प्राइम टाइम सर, फ्राइडे नाइट। तो मेरा मानना है हर देश को एक अपना आइडियोलॉजी, मेरी आइडियोलॉजी डेवलपमेंट है, शांति है। वो कहता है मेरी आइडियोलॉजी है
द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज इस्लाम। हम्म, और इसका मतलब इस्लाम। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू। मतलब इस्लाम, ही डजंट नो हिमसेल्फ। मैं चाहता क्या हूँ? आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। 100%। पहले कहते थे वी आर नॉट इंडियंस, उसके बाद बोले वी आर अरब्स। अरब बोले भाग जाओ, अगर तुम अरब्स हो तो हम वी आर यूरोपियंस हैं। तुर्क्स, फिर नहीं, फिर अरब्स के बाद सेंट्रल एशियन बने। मंगोल्स, हाँ, सेंट्रल एशियन बोले मारेंगे तुमको, अब टर्किश बन गए। फिर बीच में अफगानी भी बने थे सर, सारे शाहीन, गौरी, गजनवी। अभी देखिए कुछ देर के बाद जब टर्की भी उनको जूते मारेगा, फिर ये अमेरिकन बन जाएंगे। रत्न माला बेच रहा है अभी तो फील्ड मार्शल। बेवकूफ। दैट वाज अ ब्यूटीफुल इमेज, मतलब उसको देख के, और डब्बा लेके ऐसे नहीं होता कि सर शू पॉलिश। भैया इस बार मैं तो रेगुलर शू पॉलिश लाया हूँ। पिछली बार मैं आया था तो मुझे वो कुछ और करके साफ करने पड़े थे आपके जूते, लेकिन इस बार मैं सब कुछ साथ लेके आया। बेवकूफ लोग हैं। ही हैज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो, मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में एक और कहानी बताता हूँ, सूडान की। पहले 2007 में जब मैं आपका राजदूत था, हमारे कुछ ऑयल वर्कर्स को अगवा कर लिया था। आपस में सिविल वो कबीले जो होते हैं, सब एक दूसरे से उनका रिश्ता नाता है, लेकिन घूमती रहती थी अरब ट्राइब, सरकार से नाराज़ थी तो किडनैपिंग करते थे। वहाँ भी इंडस्ट्री थी, शायद आतंकिस्तान से सीखा होगा। तो उठा के ले गए। 5 थे हमारे बच्चे। तो मुझे पता लगा, टेरेबल, सारी अखबार मीडिया में यहाँ शुरू हो गया। तो मैंने फिर संपर्क स्थापित किया उनके साथ। मैं अरबिक बोलता हूँ। तो मैंने कहा देखो यार, ये बच्चे हैं, ये 25, 27, 30 साल के हैं, मेरी 55 साल की उम्र है, तो मुझे ले लो, इनको छोड़ दो, मुझे बंदी बना लो। तो बोले कि आपकी सरकार रैंसम देगी, हम तो पैसे के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा यार 50 रुपये मिल जाएंगे और तुम्हें क्या चाहिए, छोड़ दो उनको। नहीं माने। चलिए फिर सूडानीज आर्मी ने ऑपरेशन किया। 2 बच्चे हमारे उसमें मारे गए, 2 भागने में कामयाब हुए, एक का कुछ पता नहीं कहाँ चला गया, 5 थे। अब जब ये हुआ, किसी ने दिल्ली को अगवा कर दिया, मेरी मंत्रालय को, कि आपका राजदूत अपने आप को देना चाहता था एज अ हॉस्टेज। दिल्ली से फिर मुझे रॉकेट आया। मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, मेरे बॉस भी थे, माय बैचमेट। तो कहते हैं दीपक देख, तू ये सब चीज़ें ऐसा करता है किसी की सुनता नहीं है, और मैं तेरे को इतना कहना चाहता हूँ, अब ये हम लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि अगर राजदूत को कोई अगवा कर ले तो बड़े उसके मायने होते हैं। तो बोले कि देख, अब दिल्ली से तूफान आ रहा है, अब तू तूफान से बच, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। नाउ यू हाइड फ्रॉम द स्टॉर्म, डील विद द स्टॉर्म, इट्स कमिंग। तो मैंने भी एक लाइन का जवाब दिया। मैं कहा टाइगर, तूफान तो मैं ही हूं ना। तो क्या बात कर रहा है, तूफान आ रहा है, मैं ही तो तूफान हूं। वो बोला फिर जवाब लिखता कि तू बाज नहीं आएगा कभी। मैंने कहा नहीं आऊंगा, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता। अरे बच्चे थे ये लोग। उसके बाद फिर मैं गिनी कोनाक्री में गया। वो भी मेरे बहुत दोस्त थे, वहाँ के राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे। वहाँ पे वो इबोला की नौटंकी शुरू हो गई। मुझे बोले कि मेरे साथ चलोगे, मेरे गांव में कोई संपर्क नहीं। मैं कहा चलिए। कोई गोरा एम्बेसडर नहीं गया, क्योंकि मीडिया शीडिया था नहीं वहाँ पे। मैं गया, बीबीसी नहीं आई होगी। कोई नहीं गया था। तो राजदूत भी नहीं कोई गया, मैं गया उसके साथ। चलिए पहुँचे, देखा उसके गांव में जहाँ वो जाना चाहता था, सारा गांव गुजर चुके थे इबोला वायरस से। फिर हमने अपने उनको दफनाया जैसे हम दफना सकते थे। हमारे पे कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था। तो बहुत शोर मचा कि अगर इसको कुछ हो जाता। अरे हो जाता तो हो जाने दो यार, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बंका हो सके, जो जग बैरी हो। अल्फा कॉन्डे को क्या हुआ, अब जेल में बैठा है। सूडान के राष्ट्रपति जो मेरे इतने दोस्त थे, उनका क्या, वो जेल में बैठा है।